Dear students, we are going to discuss Bohr's atomic model today. The postulates of the Bohr's atomic model. याद रखें कि रदरफोर्ड के मॉडल के बाद बोहर्स का मॉडल एक बहुत ही अच्छा मॉडल माना जाता है जो कि किसी भी एटम के मुतालिक था, या ख़ुसूसन ये जो एटम ये मॉडल है ये हर जनरलाइज तो नहीं कर सकते इस मॉडल के मुतालिक, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर एटम के लिए वैलिड है। ये तमाम एटम्स के लिए उस वक्त वैलिड होगा जब उनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि हाइड्रोजन पे तो बिल्कुल ये वैलिड है, हीलियम पे तब वैलिड होगा जब आप उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, लिथियम से 2। जब भी किसी एटम पर इसको अप्लाई करना चाहते हैं इट शुड मस्ट हैव ओनली वन एंड ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो बहरहाल बोहर्स का मॉडल आपको पता है, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एक क्लासिकल मॉडल था और वो मॉडल रिजेक्ट हुआ इसलिए कि उसके मुताबिक जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। लेकिन हमें पता है कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, मुख्तलिफ लाइंस पे मुश्तमिल होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ स्टेशनरी क्वांटाइज स्टेट में रहता है, वो कंटिन्यूअसली, वो रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और उसको फाइनली फिर तो न्यूक्लियस के अंदर चला जाना चाहिए, एटम शुड कोलैप्स और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होता। जबकि इसकी का जो मॉडल है वो मॉडर्न और क्लासिकल व्यू का मिक्स किस्म का मॉडल है। बहरहाल इसको हम सोलर मॉडल भी कह सकते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर जो है सन के राउंड मुख्तलिफ ऑर्बिटिंग कर रहे हैं प्लैनेट्स, तो वो कहता है इलेक्ट्रॉन भी इस तरह और प्लैनेट्स की तरह ऑर्बिटिंग करते हैं। ये बात हमें थोड़ा क्लासिकल की तरफ ले जाती है। इस मॉडल में थोड़े से इश्यूज़ भी थे कि ये थोड़ा सा अजीब किस्म का मॉडल भी निकला। इसकी मैं लिमिटेशन बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इसके पोस्टुलेट्स को देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। तो हम ये एक अच्छा मॉडल माना जाता है। इस मॉडल के मुताबिक जो इसका 2-3 पोस्टुलेट्स हम बात करेंगे। जो पहला पोस्टुलेट है, इसके जो पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल, नील बोहर ने ये मॉडल दिया था, पिछली सेंचुरी में इनकी डेथ हुई है, अच्छे साइंटिस्ट गुजरे हैं। तो उसका जो पहला पोस्टुलेट है, इनके पहले पोस्टुलेट्स के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है तो मूव करने के दौरान वो एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर मूव करता है और उस ऑर्बिट में वो रेडिएट नहीं करता। इट डज नॉट रेडिएट इन एन ऑर्बिट। जैसे बोहर के मुताबिक वो मुसलसल रेडिएट करता है। क्यों बोहर क्यों कहता था? क्योंकि इसलिए वो रदरफोर्ड के मुताबिक रेडिएट करता है। क्यों? क्योंकि वो क्लासिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के राउंड एक्सेलरेट करता है और मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसके मुताबिक यहाँ मैक्सवेल की थ्योरी नहीं लग रही थी। दैट वाज स्ट्रेंज थिंग, मतलब मैक्सवेल की थ्योरी वायलेट हो रही है, हालांकि वो नहीं हो रही। उसका आंसर मैं आगे जाके दूंगा कि क्यों रेडिएट नहीं करता। बहरहाल इसके मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेट में मौजूद है उसको हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट, कौन सी स्टेट, उसको इसकी स्टेट का नाम दिया स्टेशनरी स्टेट। बहुत अजीब बात है, स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट डज नॉट रेडिएट। इट रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक फोर्स जो है, कूलम की फोर्स, कौन किसके बीच? न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच
जो कोलम्बिक फोर्स है दैट विल कंपेल द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि सन के अराउंड और अर्थ के अराउंड, सन जो है उसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है, तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंपेलिंग the earth to revolve around the sun in similar fashion. In this case, in case of atom and electron, according to the Bohr, Coulombic force is compelling the so-called this negative charge particle which is called electron to revolve around the nucleus. तो ये आपके पास पहला पोस्टुलेट मैं इस तरह लिखता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है that is इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला है डियर स्टूडेंट? mv², vn लिखता हूँ, याद रखें। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ स्टेशनरी स्टेट्स में रहता है, उन स्टेट्स के अपने नंबर हैं, n = 1 2 3, किसी भी nth स्टेट में रहता है तो उस स्टेट्स में उसका मैस तो नहीं बदलता, अलबत्ता उसका रेडियस, सेंटर से फासला यानी रेडियस बदलता है, उसकी वेलोसिटी बदलती है, उसकी एनर्जी बदलती है, उसकी किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली आती है। तो लिहाजा मैं वेलोसिटी के साथ छोटा सा n लिख रहा हूँ और mv² और r के साथ भी छोटा सा n लिख रहा हूँ कि न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है जनरली Ze, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, और r के साथ फिर सब n² लिख रहा हूँ। दैट इज़ नथिंग बट सिंपल कूलम लॉ है कि Q1 Q1 किस का चार्ज है? Ze इज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज है, लेकिन न्यूक्लियस का Z1 है हाइड्रोजन के लिए, तो आपके लिए ऑप्शन है Z लिखते हैं या नहीं लिखते। अलबत्ता मैं Z लिख रहा हूँ, इसलिए Z लिखूँगा ताकि मैं इसको हीलियम के लिए भी यूज़ कर सकूँ, लिथियम और किसी एटम के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैं Z लिख रहा हूँ। आपके कोर्स वाले ने Z को इन्वॉल्व नहीं किया है। बहरहाल तो इस इक्वेशन के व्यू पॉइंट से ये पहला पोस्टुलेट जो है मैंने आपके सामने लिखा है कि वो एक स्टेशनरी स्टेट में रहते हुए रेडिएट नहीं करता है। दैट इज़ वन ऑफ द इक्वेशन। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर एक स्टेप में। अगर आप चाहते हैं r से r कैंसिल कर दें तो mv²n² k Ze² r⁴n, तो यहाँ पर पावर ख़त्म हो जाएगी। ये एक पावर से इसको कैंसिल कर दिया है। तो ये आपके पास बोहर्स के जो मॉडल हैं उसका पहला पोस्टुलेट है जो हमें बताता है why an electron is revolving around the nucleus, why an electron is orbiting around the nucleus, what's the reason behind that. So reason is Coulombic attractive force which is compelling the electron. So that's similar to the solar model. तो जो दूसरा इसका सेकंड पोस्टुलेट्स मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूँ वो पोस्टुलेट्स एक निहायत ही वंस अगेन एक ऐसा पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट तो बिल्कुल समझ में आ रहा है इसका कि वो कूलम लॉ है। जो दूसरा पोस्टुलेट मैं लिख रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन या क्वांटाइजेशन के लिए है, वो लॉ की इंटरप्रिटेशन जो है वो डी ब्रॉय ने जो है, जिसको डी ब्रोगले कहते हैं, डी ब्रॉय ने जो है उसको एक्सप्लेन किया, डी ब्रॉय ने जो है उसको इंटरप्रेट किया। सो डी ब्रॉय इंटरप्रेटेड दिस पोस्टुलेट। वो बाद की बात है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाउ ही इंटरप्रेटेड। अभी मैं उसके पोस्टुलेट की बात करता हूँ कि उनका सेकंड पोस्टुलेट क्या है। तो उसका सेकंड पोस्टुलेट ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, angular momentum of an electron is quantized and is equal to integral multiple ऑफ h/2π। क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो nth शेल में वो क्वांटाइज्ड है और वो किस चीज़ के इक्वल है? n टाइम h प्लांक कांस्टेंट और 2π एक नंबर है। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है और
या एल की जगह क्या लिखेंगे, एल आपको पता है आर पी होता है, आर एन पी ऑफ एन, एन एच ओवर 2 पाई, आर एन पी की जगह क्या लिखेंगे एम वी, तो एम वी के साथ फिर एन, तो एन एच ओवर 2 पाई। तो ये जो है इक्वेशन नंबर 3 का नाम देकर तीसरे पोस्टुलेट को मैंने थोड़ा फाइनल शक्ल में लिखा है। अब ये जो है उसका दूसरा पोस्टुलेट है। अब ये दिल में सवाल उठता है कि फ्रॉम वेयर डज दिस कम, ये एन तो समझ में आता है, एन चलो स्टेट है जी, पहली एन इज इक्वल टू 1 मीन वो ग्राउंड स्टेट में है, एन इज इक्वल टू 2 मीन वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, 3 मीन वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, 4 मीन वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, एन भी समझ आता है। एच ओवर 2 पाई कहाँ से आया है, ये बात थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रॉम वेयर डज ये जो है ये चीज़ कहाँ से आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, जैसे मैंने अभी एम वी आर आपके सामने लिखा है, एल इज इक्वल टू एम वी आर एंगुलर मोमेंटम, पूरा 5th चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, यू नो वेरी वेल। तो ये अब अगर ये सब 1 लिखूँ, 1 तो 1 आ जाएगा। अब आप मुझे आप बताएंगे, आपको पता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी फेमस, जो कि 0 है नियरली, दैट इज द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में उसका आगे जाके प्रूव कर सकता हूँ मैं। इसके लिए जनरली किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फार्मूला है, वो किस तरह हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट जेड ओवर एन, ये इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी। आप कहेंगे वी नॉट क्या चीज़ है, वी नॉट मीन ये ग्राउंड स्टेट की वेलोसिटी है, या 1 लिखता हूँ आपकी मर्जी है, 1 लिखता हूँ। ग्राउंड स्टेट में कितनी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ है, एक नॉन है z इंटू n। अब ये वेलोसिटी का एक जर्नल इक्वेशन है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड है और ये उसकी इक्वेशन है। और आप पहले ऑर्बिट में वेलोसिटी 1 है तो दूसरे में हाफ हो जाएगी, तीसरे में 1/3 हो जाएगी, चौथे में 1/4 हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हायर शेल्स में जाएगा इट विल हैव लेस वेलोसिटी, दैट्स व्हाई वी से इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स। तो ये आपके पास जो है वो आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है। और n को जो है, अब अगर देखें फॉर द मोमेंट, अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ, इस इक्वेशन के लिए माल तैयार कर रहे हैं, इस इक्वेशन के लिए डेटा तैयार कर रहे हैं, तो 1 पुट करता हूँ तो v1 क्या आ जाएगी, इधर 1, z तो आपको पता है z वैसे 1 हाइड्रोजन एटम है, तो v1 2.18 इन 10⁻⁶ इन मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। एंड डियर स्टूडेंट्स, आगे जाके हम ये भी प्रूव करेंगे रेडियस के मुतालिक। ये मतलब है, ये एक बात मैं इस बॉक्स में बंद कर रहा हूँ वेलोसिटी के मुतालिक, और ये मैस हो गया। अगली चीज़ है रेडियस। आपको पता है nth ऑर्बिट में जो रेडियस होता है इलेक्ट्रॉन का, वो पहले ऑर्बिट के रेडियस के हिसाब से होता है, और उसका जो फार्मूला है वो n² z है। बार बार मैं z को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, आप माइंड न करें क्यों मैं z को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है आपसे हीलियम का बात की जाए, तो हीलियम के लिए आपको पता होना चाहिए, आप 2 डालेंगे तो हीलियम में इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी विल बी डबल देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उसका z डबल है। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ये जो है, तो अब आपको पता है, और R1 कितना है डियर स्टूडेंट्स, 0.53। ये अब आगे डिराइव भी करेंगे, 10 यानी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। बहरहाल तो अगर आप यहाँ n इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1 लिख लें तो आपके पास ये R1 किस चीज़ के इक्वल आएगा, डेफिनेटली ये दोनों 1/1 नहीं आ जाएगा, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। तो ये देखें m की वैल्यू, v1 की वैल्यू, r1 की वैल्यू मैंने आपको ढूंढ दी। ये r1 की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, ये v1 की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है। m के साथ 1 2 इसलिए नहीं लगाते कि मैस है, बस वो हायर ऑर्बिट में उसके डिफरेंस को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। और लिहाजा अगर मैं इसको पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर ए, जिसको मैंने नाम दे रखा है, ये इस बात को ड्राइव करने के लिए ऐसे मैंने एक पंगा लिया हुआ है कि ये कहाँ से आ जाती है भला।
तो 12, तो ये आपके पास L1 जो है वो क्या आ जाएगा, M1 की जगह 9.1 10⁻31, V1 कहाँ से आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2.18 × 10⁻6, और R1 क्या आएगा 0.53 × 10⁻10। तो अब ये सारी चीज़ का जो आंसर है और h/2π का आंसर सेम है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यानी सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और अगर वो नंबर h/2π के इक्वल होता है। h क्या चीज़ है आपको पता है, प्लॉन्क कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻34 है h प्लॉन्क कांस्टेंट की वैल्यू, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है। पाई रेशनल नंबर है, बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन हम 3.14 लिखते हैं। पुट करें तो इस सारे का, तो उन्होंने इतने बड़े आंसर को बड़ा खूबसूरत शक्ल में लिख दिया, h/2π की शक्ल में लिख दिया, एक क्वांटा बन गया, एक टुकड़ा बन गया। और इसी तरह, और जब मैं ये L1 आ गया, और जब मैं n = 2 लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता है इस इक्वेशन में जब मैं 2 डालूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ, L2 क्या आ जाएगा, m वैसे, V2 और R2। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इस इक्वेशन में m को तो वैसे लिखेंगे, V2 की जगह क्या पुट करेंगे आप खुद बताएं। V2 की जगह n की जगह 2 पुट करेंगे, z तो 1 है, तो n की जगह जो 2 पुट करेंगे तो वो V1/2 हो जाएगा ना। इधर जो 2 पुट करें V1 तो वैसे रहेगा 2 हो जाएगा, z वैसे 1 है, और इधर जो है आप फिर 2 पुट करें तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, R1 2 का स्क्वायर, और z तो वैसे 1 है बहरहाल। तो आप देखें ये इधर n 2 डाला ना, तो आप देखें तो ये क्या हो रहा है, ये 2 है, एक पावर से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा 2 टाइम ऑफ m V1 R1। तो इसका मतलब यह है अब मोमेंटम डबल हो गया h/2π का। L2 जो है L1 पहले ऑर्बिट का मोमेंटम था, पहली स्टेट का था, दूसरी स्टेट जो है हायर स्टेट, उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का ट्वाइस हो गया है। तो लिहाजा ये जो L2 है वो 2L1 हो गया है, यानी L2 जो है वो 2 टाइम ऑफ h/2π हो गया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो बस अब 3 पुट करें या n पुट करें, Ln क्या हो जाएगा, n/2π हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज, और इससे हम एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि पहले और दूसरे ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की रेशो बताएं, तो सिंपली पहले और दूसरे में 1/2 होगा, एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जाता है। हायर स्टेट्स का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल व्यू पॉइंट से हिसाब से बढ़ता जाता है। तो इससे आपको एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसे सीधे साधे एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे इस इक्वेशन से दिए जाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है वहाँ पे जाके कि ये इसको हम कैसे हम ले आते हैं, और इस मैं और बार बार कह रहा हूँ कि इसका ओरिजिन क्या है, इसको किसने इंटरप्रेट किया, इसको डी ब्रॉय ने जो है इंटरप्रेट किया था, और उन्होंने जो है इसके मुतालिक बताया कि किस तरह एंगुलर मोमेंटम जो है किसी इलेक्ट्रॉन का वो कंजर्व है और वो क्वांटाइज्ड है। ये बहुत बड़ी अजीब बात थी कि एक इलेक्ट्रॉन है और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, एंड अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग इट मस्ट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसी भी रीजन में अल्ट्रावायलेट विजिबल से लेकर किसी रीजन में उसको एमिशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई एमिशन नहीं हो रही थी। तो क्या इसको डी ब्रॉय ने कहा था, शुगर डी ब्रॉय जो है वो कह चुके थे कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, और डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। तो लिहाजा जब इलेक्ट्रॉन को आप एज अ वेव ट्रीट करेंगे तो ये बात तब जाके वैलिड होगी कि वो किस तरह स्टेशनरी स्टेट में, कौन सी वेव हम ट्रीट करेंगे डियर स्टूडेंट, स्टैंडिंग वेव। इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज अ स्टेशनरी वेव इन अ स्टेशनरी स्टेट्स। फिर जाके ये बात समझ में आएगी कि क्यों वो रेडिएट नहीं करता, क्योंकि वो एक स्टेशनरी स्टेट में होता है, वो एक स्टैंडिंग वेव होता है। और हमें पता है स्टैंडिंग वेव इज नॉन प्रोग्रेसिव वेव विच कैन नॉट इमिट और एब्जॉर्ब। वो जो है एनर्जी को आगे प्रोग्रेस नहीं करती, उसको आगे फैलाती नहीं है। 2 पॉइंट के दरमियान एनर्जी मखसूस रहती है, फिक्स रहती है। तो इस पोस्टुलेट को जो है वो डी ब्रॉय पोस्टुलेट से जो है
और जो डिब्रॉय हाइपोथेसिस से जो है उससे जो है इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। बहुत सिंपल तरीके से उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है कि स्टैंडिंग वेव है और वो एमिट एब्जॉर्ब नहीं करता एक स्टेट के अंदर, कैसे उसको भी अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ शॉर्टली कि हाउ मतलब है explanation of Bohr's second postulates। बोर पोस्टुलेट को कैसे देखिए, अब हम कहते हैं जैसे कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन n = 1 में है तो इसका मतलब है वो 1 लूप स्टैंडिंग वेव है। 2 में है तो 2 लूप स्टैंडिंग वेव है n = 2 में। 3 में है 3 वेव लूप है, 3 लूप्स पे, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो हमें पता है स्टैंडिंग वेव नॉन प्रोग्रेसिव, तो यानी कि इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई पॉइंट इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल। बोहर इस बात को वो नहीं, वो कहते हैं पार्टिकल एक्साइट कर रहा है, ना एमिट कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है। चार्ज पार्टिकल एक्साइट करता है, एमिट एब्जॉर्ब नहीं करता। ये तो मैक्सवेल की थ्योरी की वायलेशन है, लेकिन इस वायलेशन को एक्सप्लेन वो नहीं कर सकते, उसको डी ब्रोई ने एक्सप्लेन किया है और उसके हाइपोथेसिस से मतलब उससे वो एक्सप्लेन हुआ है। अब हमें पता है कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो है उसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ किसी स्टेट के अंदर जो स्ट्रिंग होता है, जैसे आप स्टैंडिंग वेव में लेते हैं तो लेंथ जो है वो कोई वैल्यू भी हो सकती है, उसकी n लैम्डा हो सकती है, लेंथ n लैम्डा हो सकती है। और इस लेंथ को आप जैसे दायरे की लेंथ किस चीज़ के इक्वल होती है, 2πr के इक्वल होती है। तो ये दोनों लेंथ्स हो गई हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको अगर मैं जो है इधर लिखता हूँ तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, दोनों कंपेयर करूँ, n लैम्डा = 2πr। तो यहाँ पर लैम्डा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 2πr/n, इक्वेशन नंबर 3। इधर इस हिसाब से, इस पोस्टुलेट्स के हिसाब से ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, वेवलेंथ की इक्वेशन आ गई है। अब आपको पता है डी ब्रोई का अपना पोस्टुलेट्स क्या है, उनका अपना पोस्टुलेट्स किस तरफ ले जा रहा था बात को, इस जगह पर देख लें। उनका अपना पोस्टुलेट क्या था, लैम्डा = h/mv। nth ऑर्बिट में v के साथ n लिख सकते हैं, तो ये फोर्थ। इन और इस लैम्डा को अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि क्या आपके सामने आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली ये 2πr/n = h/mv/n। अब अगर इक्वेशन को अरेंज करें, mv को इस तरफ ले आएँ, r के साथ भी n लिख दें, mv को इस तरफ, mv/r इस तरफ और n को इस तरफ मल्टीप्लाई करें और 2π नीचे आ जाएगा। देखें वो पोस्टुलेट शॉर्टली मैंने प्रूफ कर दिया है, जस्ट इसको अरेंज किया है और कोई ऐसी बात नहीं है आप इस पे अगर वरीड हो रहे हैं। ये इस तरफ टर्म्स जो हैं जब इक्वेशन के इस तरफ ऊपर आ जाएंगी तो ये mv/r n इकट्ठे हो जाएंगे, 2π नीचे, n उस तरफ। ये h और n में फ़र्क ज़रा, ये h में लिख रहा हूँ और n है, तो ये आपके पास दैट्स n इज आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और h प्लॉन्क कांस्टेंट है। तो देखिए किस तरह जो है वो स्टेशनरी स्टेट व्यू पॉइंट से जो है उसका पोस्टुलेट जो है वो एक्सप्लेन हो रहा है, बोहर्स का पोस्टुलेट हाइपोथेसिस ऑफ सो कॉल्ड डी ब्रोई हाइपोथेसिस से। तो ये इसको इंटरप्रेट किया। ये हम अभी क्या दोबारा वापस आ जाएं, आगे चले गए थे हम लोग, क्या डिस्कस कर रहे हैं, बोहर्स मॉडल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 2 पोस्टुलेट्स डिस्कस किए। पहला पोस्टुलेट तो सिंपल कूलम लॉ था और दूसरा पोस्टुलेट जो है वो एंगुलर मोमेंटम के मुतालिक था और उसको मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से आया। अब जो तीसरा पोस्टुलेट है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पोस्टुलेट वो
भी कोई इतना अजीब नहीं है। दैट्स नथिंग, दैट्स द मैक्स प्लांक व्यू। वो प्लांक्स व्यू था, कैसे उसको मैं अभी बताता हूँ। इट है थर्ड पॉस्टुलेट सो कॉल जो बोहर्स का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is in some stationary state, we know very well that does not radiate, वो radiation emit नहीं करता, but when it goes from lower to higher state it will absorb radiation, and when it will jump from higher to the lower state it will emit radiation in form of photon, in form of quanta, in form of energy packet। तो ये बड़ी दिलचस्प है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट के अंदर, एक लेवल के अंदर है, ये न्यूक्लियस से फर्ज करें, ये आपके पास लेवल है और ये दूसरा एनर्जी लेवल है, उसमें उसकी एनर्जी E1 है, इसमें एनर्जी फर्ज करें E2 है। तो जब वो लेयर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके चला जाता है, और जब हायर से लोअर में आता है तो उतनी ही एनर्जी को एमिट करता है। और यानी कि वो जो एनर्जी एमिट करता है, हमें पता है एनर्जी एमिट जो है E जो है वो क्या होगी, इन दोनों स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस होगी। ये बहुत दिलचस्प बात है, इन दोनों स्टेट्स की एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट विल बी, यानी कि क्या मतलब, यानी कि जितने जॉल्स या इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो उसको चाहिए एक से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, वापस आते हुए उतने जॉल्स या इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन, एनर्जी का फोटॉन ही एमिट करेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि डेल्टा ई किस चीज़ के इक्वल होगा, HF, फ्रिक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हो या F से आपकी मर्जी है। तो ये E2 E1 ये आपके पास उसका जो है कौन सा पास्टुलेट है डियर स्टूडेंट, ये उस तीसरा पास्टुलेट है जो नंबर देते हैं इक्वेशन को आपके डिस्पोजल पे, पता नहीं कौन सा नंबर चला। तो ये आपके पास जो थर्ड पास्टुलेट है वो ये मैंने आपको बताया कि वो किस तरह जो है वो एनर्जी को एमिट करता है। ये स्टूडेंट ये हम आगे जाके प्रूव करेंगे कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होती है वो भी क्वांटाइज्ड होती है, और उसकी वैल्यू पहले ऑर्बिट की एनर्जी डिवाइडेड बाय n² इंटू z² के हिसाब से होती है। z फिर मैं इन्वॉल्व करूँ, ये याद रखें कि आगे जाके मैं आपको वेलोसिटी और रेडियस और एनर्जी की इक्वेशन डिराइव करवाऊंगा। अब ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि इस इक्वेशन में जाके अगर मैं इसको पुट करता हूँ, कोई इसको नाम दे देता हूँ कि दो ऑर्बिट हैं कि एक 2 है और एक 1 है। 2 को फर्ज करें मैं n का नाम दे देता हूँ, 1 को मैं p का नाम दे देता हूँ। ये किसी ऑर्बिट, इसको फर्ज करें p का नाम दे देता हूँ, इसको n का नाम दे देता हूँ। आपकी मर्जी कि बुक वाला कभी इसको n का उसको p का, तो मतलब है p लोअर स्टेट है और n हायर स्टेट है। अब इधर p लिख दें। ये एनर्जी का एक जनरल फार्मूला है जो हम आगे जाके डिराइव करेंगे। जिन स्टूडेंट को डेरिवेशन पता है तो वो पता है। बहरहाल इस इक्वेशन में अगर जाके मैं पुट कर दूं इसको, हाउ इट विल लुक लाइक, याद रखें कि E1 जो है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, जिसको E0 भी कहते हैं लोग, उसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी होती है। नेगेटिव में होती है बहरहाल, इसलिए नेगेटिव साइन भी है। तो नेगेटिव मतलब मिनिमम है उसकी। तो इसमें अगर जाके मैं पुट करता हूँ, इसको मैं किस शक्ल में लिखूँगा फिर डियर स्टूडेंट, HF, हायर को किस से डिनोट कर रहा हूँ, n से, लोअर को किस से डिनोट कर रहा हूँ। असल में ये मैं अब किस तरफ ले जा रहा हूँ, पास्टुलेट तो मैंने आपको बता दिया ये कौन सा पास्टुलेट है कि एनर्जी किस तरह क्वांटाइज है। क्वांटम मैकेनिक्स का, मैक्स प्लांक की क्वांटम का जो मैक्स प्लांक ने क्वांटम मैकेनिक्स दी थी, उसका जो मैक्स प्लांक का जो व्यू था, जो थ्योरी थी, वही है ये पास्टुलेट। बहरहाल उससे अब मैं वो जो वेव नंबर की इक्वेशन जिसको हमने कल यूज़ किया था अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, जिसको हमने यूज़ किया था मुख्तलिफ सीरीज़ के लिए, लेमन, बामर, पास्टन, मुख्तलिफ सीरीज़ के लिए, उसकी इक्वेशन डिराइव कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि तो HF किस चीज़ के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट, C/λ। En की जगह क्या डालूंगा, -E1 लिखें, E0 लिखें, आपकी मर्जी है, ओवर n² -EP E1 है ना इधर, तो E1 और ये E²
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, E1 प्लस E2 n स्क्वायर p स्क्वायर, तो प्लस E1 को कॉमन ले लें, या पहले प्लस वाली टर्म लिखते हैं वो लिख लें, बाद में माइनस वाली टर्म लिख लें। तो ये यहाँ पर क्या चल रहा है, HC ओवर लैम्डा एंड E1 आप ले लें कॉमन, और डियर स्टूडेंट यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास p स्क्वायर, ये क्या बच जाएगा n स्क्वायर, और HC को उस तरफ ले जाएं, 1 ओवर लैम्डा इधर बच जाएगा, और E1 ओवर HC इधर आ जाएगा, ये p स्क्वायर n स्क्वायर। अब ये जो E1 है और HC है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है हाइड्रोजन एटम का, तो लिहाजा मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 ओवर लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, p स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, n स्टेट जिससे इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखेंगे वी नंबर की इक्वेशन भी मैंने डिराइव कर दिया आपको, उससे जो बामर ने यूज़ की थी उसको भी डिराइव कर दिया है। तो ये जो है बोहर के थ्योरी हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, उसके मैंने आपको 3 पोस्टुलेट्स बताए हैं, शॉर्टली जितना हो सकता था मैंने एक्सप्लेन करना है किया है। अब याद रखें कि बोहर का मॉडल ही बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल है, जो कि उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, और या स्पेक्ट्रम की मदद से ये मॉडल मिला है, और स्पेक्ट्रम की जितनी भी सीरीज़ हैं वो तमाम की तमाम आलमोस्ट जो हैं बोहर ने ही प्रिडिक्ट की थी, और बाद के साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर भी किया, और जो आप मुख्तलिफ सीरीज़ लेमन बामर पाशन और ब्रैकेट फंड और हमफ्रे मुख्तलिफ सीरीज़ आप पढ़ते रहते हैं, तो वो इनकी बदौलत हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनके मॉडल की थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। एक तो ये सबसे मेन ड्रॉबैक या लिमिटेशन है, ये अब ज़बानी बता रहा हूँ, आप नोट करते जाए, अपने पास पेन कलम उठा लें, कि पहली बात यह है कि एक्सक्यूज़ में आ सकता है ये बातें, कि पहला मॉडल ये है कि ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एटम, ऐसा एटम जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, यानी कॉम्प्लिकेटेड एटम के लिए नहीं है, तो ये इसकी खामी है। यानी कि कोई ऐसा जनरल मॉडल नहीं है कि हर एटम पे उठा के पुट कर देंगे। आप हर एटम पे उस वक्त लगा सकते हैं जब आप उससे तमाम इलेक्ट्रॉन निकाल के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचाएं, तो ये। और दूसरा, इससे जो निकलने वाली लाइंस हैं वो तो बोहर के मुताबिक बस वही लाइंस हैं, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो वो लाइंस मज़ीद लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं, इसको ज़ीमान इफ़ेक्ट कहते हैं। ये इफ़ेक्ट भी जो है बोहर ने एक्सप्लेन, जिसको वो नहीं कर सके थे, तो ये उनकी एक खामी है। दूसरी बात जो है, तीसरी खामी क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो फिर भी फाइन लाइंस आ जाती हैं, इसको भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसको ज़ीमान इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ज़ीमान और स्टॉक इफ़ेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसको समरफील्ड मॉडल ने एक्सप्लेन किया था, तो ये बाद में आया समरफील्ड मॉडल इससे। तो ये थोड़े से इसके मॉडल की खामियां हैं या ड्रॉबैक्स हैं जो मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए हैं। आपका शुक्रिया।